अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर का एक टॉपिक जो है वो इससे पहले छोड़ा है इस वजह से क्योंकि जो नया एमडी कैट का सिलेबस आपका रिलीज़ हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर अपकमिंग एमडी कैट। इससे पहले एसी जनरेटर और डॉपलर इफेक्ट हुआ करता था, बट नाउ दीज टू टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड। लेकिन आपका जो बाकी डिफरेंट एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल नम्स हैं, उनके सिलेबस में अभी भी ये टॉपिक्स हैं, तो आई विल मेक श्योर कि ये रिकॉर्ड हो जाएं। बट अगर आप नम्स आपने देना है तो ज़रूर आप इस लेक्चर को लें, अदरवाइज अगर एमडी कैट ही देना है यूएचएस वाला तो देयर इज़ नो नीड। ठीक हो गया। तो अब इससे आगे जो कंसर्न लोग हैं वही वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर के इस पूरे के पूरे लेक्चर को सुने, इसको प्रिपेयर करें। इसका क्विज भी है, आप उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। ठीक हो गया। पहले हम पास्ट पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं कि वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर में से किस किस्म के सवाल आ चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करें। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये वो हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एसी जनरेटर में ईएमएफ मैक्सिमम कब होती है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर मैक्सिमम कब होती है, जब प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। ये कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा चुके हैं, कंसेप्चुअल हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज रिटन एज, आपने आगे वो फार्मूला लिखना है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का, वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा उसी फार्मूले की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वाले फार्मूले की एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको वैल्यूज़ दी होती हैं, आपने फार्मूला को पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जिनको हमें सॉल्व करना है, उनकी 4 एग्जांपल्स इसी लेक्चर के आखिर में आफ्टर वी आर डन विद दिस इंटायर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये नॉन न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पास पेपर के यहाँ पर शो करवा दिए हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। सबसे पहले एसी जनरेटर होता क्या है। अगर आपने बिजली बनानी है तो आप क्या करेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब डिस्कवर नहीं हुई थी, इससे पहले लोग बिजली, ऐसा नहीं है कि बिजली बनती ही नहीं थी, पहले भी बिजली बना ली जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के और डिफरेंट तरीके थे। उनमें से एक तरीका जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से सेपरेट करते हैं कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बीच में हम अपना कोई सर्किट यूज़ कर देते हैं, उसी इलेक्ट्रॉनिक फ्लो का फ़ायदा उठा लेते हैं, हमारे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मजबूरी है, उन्होंने हाई से लो की तरफ जाना है। बीच में हम अपना सर्किट एनर्जी उनकी ले लेते हैं। एक तो वो तरीका था बिजली बनाने का। इसके अलावा बिजली बनाने का तरीका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर हुई तो दिस वाज एन ईजियर वे, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे, वो वेस्ट ज़्यादा होगा, बहुत ही कम बिजली बनती है और वो डायरेक्ट करंट होता है, बहुत वीक करंट होता है। बट आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड, आपने क्या करना है, आपने कंडक्टर पकड़ना है जिसमें बिजली दौड़ानी है, मैग्नेट पकड़ना है और दोनों को एक दूसरे के रिलेटिव मूव करवा देना है। तो ज़्यादा ईजी तरीका था, कम फस क्रिएट होता था। तो इसके ऊपर जो डिवाइसेस बनाई गई हैं उनमें से एक डिवाइस है एसी जनरेटर। बेसिकली इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बड़े लेवल पर जहाँ जहाँ भी बिजली बनाई जाती है वो एसी जनरेटर से ही बनाई जाती है। डैम हो गया, इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने मोशन देनी है मैग्नेट और कॉइल को। ठीक हो गया। तो मोशन हम कहीं से ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एयर टरबाइन है, हवा मूव करेगी, हमारी वो जो पंच चक्की है वो घूमेगी और हवाई चक्की भी घूमेगी, पानी वाली चक्की भी घूमेगी, हाइड्रो पावर वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो घूमेगी, मैकेनिकल पावर मिल जाएगी, साथ मैग्नेट लगा देंगे तो वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव करवा के अंदर एक अरेंजमेंट करेंगे जिससे बिजली बन पाएगी। सो व्हाट इज़ एन एसी जनरेटर? AC generator is a device that is used to convert mechanical energy into electrical energy। ठीक है ना, हम मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं और वो हमें बिजली बना के देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। अब इसका जो अपैरेटस है वो किस किस्म का है वो देख लेते हैं। इस किस्म का इसका अपैरेटस होता है। यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है, दूसरी साइड पर मैग्नेट का साउथ पोल रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने नॉर्थ पोल सेपरेट काट के रखा हुआ है, साउथ पोल सेपरेट काट के रखा हुआ है, पॉसिबल नहीं है मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को अलग करना। ये यहाँ पर एक अलग से कंप्लीट मैग्नेट है जिसका इधर साउथ होगा, वो उधर से भी एक अलग कंप्लीट मैग्नेट है जिसका इधर नॉर्थ होगा, तो इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, नॉर्थ पोल है, उस तरफ साउथ पोल है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा दी। तो पहली जो शर्त है एसी जनरेटर के लिए वो है मैग्नेटिक फील्ड का होना, वो हम मैग्नेट से प्रोड्यूस कर देते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। जो न्यूली जनरेटेड डिवाइसेस हैं उनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है क्योंकि वो हल्का होता है, परमानेंट मैग्नेट बहुत भारी होता है तो वो डिवाइस बहुत भारी बन जाती है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसको दे दी। उसके अलावा इसके अंदर एक कॉइल है, ये बहुत सारे टर्म्स वाली कॉइल, बेसिकली एक कंडक्टर हमें चाहिए जिसके अंदर हमने जिसको घुमा के हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है। ठीक हो गया, वो कॉइल आ गई।
उसके अलावा ये आगे कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, इन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये यूज़ होते हैं कि अंदर ही अगर कॉइल रोटेट हो रही है तो अगर उस कॉइल की दो तारें पकड़ के मैं बाहर अपने सर्किट को जोड़ता हूँ, यहाँ पर मैंने एक बल्ब रखा हुआ है, उस बल्ब की तारें उस कॉइल के अंदर हैं, अब कॉइल रोटेट होती जा रही है, यूँ घूम रही है, तो साथ साथ मेरा एक्सटर्नल सर्किट जिसकी मैंने तारें उसके साथ जोड़ी हुई है, पूरा का पूरा वो बल्ब समेत उसको भी घुमाते रहना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमें इंटरनल उसकी जो मशीनरी है वो तो मोशन में हो चाहिए, एक्सटर्नल सर्किट को हम स्टेशनरी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये स्लिप रिंग्स लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल सर्किट की मोशन बाहर एक्सटर्नल सर्किट में रेसिप्रोकेट नहीं होती। बाहर जो हमें तारें मिलेंगी वो तारें रेस्ट पर ही होंगी, हम उसको अपनी मर्जी से कहीं पर भी बिजली प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कार्बन ब्रशेज और स्लिप रिंग्स का ये मकसद होता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना है, और उसके अलावा इस कंडक्टर को रोटेट करवाने के लिए एक सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। अब वो विंड हो सकती है, वो पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या अगर आप ये देखें डायनमो देखें तो उसमें हम अपने ही हाथ से चीज़ों को घुमाते रहते हैं और ख़ुद ही उसको अपनी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, ख़ुद ही उसको घुमाते हैं, जिसकी वजह से फिर बिजली बनती है। ये हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया एसी जनरेटर का कि होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक रट्टे वाली चीज़ है, बहुत ही मशहूर एमसीक्यू है, काफ़ी मरतबा आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज़ व्हाट, और ऑप्शन में डिफरेंट लॉज होते हैं, लेंज़ लॉ, फैराडेज लॉ, फुला फुला फुला। तो एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक हो गया। अब एसी जनरेटर का जो है प्रिंसिपल समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस जो है डायग्राम को अच्छे तरीके से समझें। फिर हम देखेंगे कि इस डायग्राम में फ्लक्स कैसे चेंज होता है विद टाइम। फिर हम देखेंगे कि इस डायग्राम में के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे चेंज होता है विद टाइम। उसके बाद फिर हम इन सारों की समरी से हल्की सी बना लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। फिर देन वी विल कम अप टू द कंक्लूजन्स के फार्मूला किस तरह से डिराइव करना है, और उसके बाद उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो सिट टाइट, अच्छे तरीके से बैठना है, सुकून से सुनना है, काफ़ी इजी है एसी जनरेटर, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक 4-5 पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में घुस गए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और बीच में आपको ये कॉइल डिफरेंट फेजेस ऑफ रोटेशन में दिखाई गई है। ठीक है। स्टार्ट हम करते हैं इस पोजीशन से कि जब कॉइल जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है और कॉइल उसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक हो गया। इस पोजीशन में हम रखते हैं कॉइल को और हम इसको मूव करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रखी हुई हम इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। आप जहाँ से देख रहे हैं तो आपके हिसाब से ये क्लॉकवाइज है, बेसिकली मैं यहाँ से देख रहा था तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज लगता था, मैं आपके ही हिसाब से बताता हूँ। तो हम इसको इस तरह से मूव करवा रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। ये आपको यहाँ पर छोटा सा एरो भी शो किया हुआ है जो बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ठीक हो गया। अब जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, अब इस कॉइल की साइड्स हैं, एक इसकी साइड है ये वाली और एक साइड है इसकी ये वाली, एक साइड है ये वाली, एक साइड है ये वाली। ठीक है। तो हमने अभी इस ऊपर वाली एक साइड को रेफरेंस के तौर पर रखना है, हम इसको फॉलो करेंगे थ्रू आउट द रोटेशन और देखेंगे कि कॉइल कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे कैसे जा रही है। ठीक हो गया। अब इस अकेली एक कॉइल को देखें तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि एक सिंगल स्ट्रेट कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाते हैं तो उसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो ये अकेली एक कॉइल का ये वाला जो साइड है, सिर्फ इस कॉइल की ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड, दिस इज अ सिंगल कंडक्टर दैट इज मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। सो इस अकेले साइड के एंड्स के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस कंडक्टर की डायरेक्शन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है VBL sin थीटा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस एक लिम्ब के अंदर LIMB, इसको लिम्ब नहीं पढ़ना प्लीज, दिस इज नॉट लिम्ब, दिस इज लिम्ब। ठीक है ना। कोम जिस तरह पढ़ते हैं कंघी को, जिस तरह लैम्ब पढ़ते हैं, तो वैसे ये दिस इज अ लिम्ब, एक टांग है इसकी, समझे। ये मेरे दो लिम्ब्स हैं, ये दो लिम्ब्स हैं, तो इसका भी एक लिम्ब ये है, एक लिम्ब ये है, एक वो है, एक वो है। तो ये अकेला एक लिम्ब की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इस तरह से कॉइल रखी हुई है, इस ऊपर वाले लिम्ब को देख रहे हैं। जब मैं कॉइल को यूँ रोटेट करूंगा तो ये वाला जो लिम्ब है ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है। अगर मैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो मैं कहूँगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी V इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो भी इसी तरफ ही है।
तो हमने कहा था कि जी V और B का जो है आपस में आपने रिलेशन देखना है कि अगर ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आप फाइंड आउट करेंगे। अगर ये पैरेलल हैं 0 डिग्री के एंगल के ऊपर हैं तो इस थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर EMF 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि राइट नाउ इस पोजीशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन उस लिम्ब की और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, वो थीटा जो है वो 0 है। तो इस पोजीशन में जो EMF होगी वो 0 होगी। जैसे जैसे हम इस कॉइल को अब रोटेट करते जाएंगे तो अब थोड़ी सी आगे ये रोटेट कर गई है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही है। शुरू में इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी इस तरफ थी, अब ये मूव कर गई, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी देखें अब इस तरफ होना शुरू हो गई है। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। जब ये बिल्कुल कॉइल इस तरह हो जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस लिम्ब की इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही है। तो इस पोजीशन पे आके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आ जाएंगे। अब ये कॉइल रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट कर चुकी है, अब इस पोजीशन में आ गई है। तो ये वाला जो लिम्ब था अब ये रोटेट करके इधर आ गया है, वो जो रेड वाला जिसको हमने फॉलो करना है। अब इस पोजीशन में इस रेड लिम्ब की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली अभी भी उस तरफ ही है जिस तरफ पहले थी। अब इस पोजीशन के ऊपर V और B का एंगल 90 डिग्री है, तो जब आप यहाँ पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम मोशनल EMF आएगी। यहाँ पर इसलिए मोशनल EMF जो है वो मैक्सिमम है और यहाँ से यहाँ तक आते आते EMF आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, यहाँ पर पीक पर पहुँच जाएगी। ठीक हो गया। अब कॉइल हमारी इस पोजीशन में आ गई है, अब इसको फर्दर आगे रोटेट करना है। फर्दर आगे रोटेट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब इस पोजीशन पर इस लिम्ब, ये लिम्ब जो था पहले, ये लिम्ब यहाँ पर था, रोटेट करके इधर आ गया, ये वाला लिम्ब अब फर्दर रोटेट किया, अब ये लिम्ब जो है वो नीचे आ गया। अब ये यूँ रोटेट कर रही है। अब इस लिम्ब की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है ना। तो एंटी पैरेलल हो गए। अब इसको फर्दर रोटेट करके हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब वो जो लिम्ब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो इधर है, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। अगेन यहाँ पर 180 डिग्री भी पुट करेंगे तो आपके पास मोशनल EMF 0 आएगी। तो यहाँ पर भी EMF 0 है और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रोटेट होते होते EMF मैक्सिमम से 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारी कॉइल इस पोजीशन में है और हम नीचे वाले लिम्ब को फॉलो कर रहे हैं। नीचे वाला लिम्ब इस तरफ जा रहा था और कॉइल यूं रोटेट कर रही थी। अब कॉइल फर्दर रोटेट करते करते इस पोजीशन में आ गई। इस पोजीशन में इस लिम्ब की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही है। अब ये रोटेट करके इस पोजीशन में पहुंच गई है। अब इस पोजीशन में जो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो अपवर्ड्स है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। एंगल दोनों के बीच में हो गया 270 डिग्रीज। पहले 0 था, फिर 90 हो गया, फिर 180, फिर 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज का साइन वही आता है जो 90 डिग्री का साइन आता है। तो इस पोजीशन में भी EMF मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। साइन 91 आता है, साइन 270 -1 आता है। सो इस पोजीशन में EMF नेगेटिव मैक्सिमम है और इस पोजीशन से यहाँ तक आते आते ये नेगेटिव की तरफ जाती जाएगी। आगे फिर वो ये होगा, अगेन दोबारा ये मैक्सिमम पर पहुँचते पहुँचते वंस द कॉइल इज अगेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द EMF विल बी 0 अगेन। देयरफॉर ये पूरा का पूरा इसका एक साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। ये तो हो गए, हमने डिफरेंट फेजेस देख लिए। अब एक जो बात है काम की जानने वाली वो ये है कि कब EMF मैक्सिमम होगी, कब EMF 0 होगी। देख तो लिया है कि कब मैक्सिमम होगी, कब EMF होगी 0 होगी। एक बच्चे तरीका ये करते हैं कि रट्टा मार लेते हैं कि जी 0 एंगल होगा तो 0 होगी, 180 एंगल होगा तो 0 होगी, 360 एंगल होगा तो 0 होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने हमेशा कंसेप्ट से देखना है। आपने ये देखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है कॉइल, उस वक्त EMF 0 होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, कॉइल उसके परपेंडिकुलर है तो EMF 0 होगी। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हैं, लाइंस ऊपर नीचे से गुजर रही हैं, तो इस केस में EMF 0 होगी, सॉरी मैक्सिमम होगी। ठीक है। ये काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स टाइप लगता है कि सर जी कॉइल अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरनी है, फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए। बिल्कुल फ्लक्स मैक्सिमम ही है लेकिन EMF उसकी उस वक्त 0 होगी। वो क्यों 0 होगी वो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है। व्हेनेवर अब इस साइड से हमने ये बातें दो याद रखनी है
कि whenever the coil is perpendicular to the magnetic field, plane of the coil is perpendicular to magnetic field, then EMF is zero. Whenever the plane of the coil is parallel to magnetic field, then EMF is maximum. ठीक हो गया। अब यहाँ पर 4-5 एक और मैं आपको राज की बातें भी बता दूं जो अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन में ये इतना डायरेक्ट नहीं बताते। क्वेश्चन में अगर यूँ पूछ लिया ना कि कब ईएमएफ मैक्सिमम होगी, तो ऑप्शन में इतना सीधा सीधा आपको नहीं लिखा होगा कि जी जब कॉइल पैरेलल होगी, जब कॉइल परपेंडिकुलर होगी, जब कॉइल किसी एंगल पर होगी, और आप उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वो तो ईजी काम हो जाएगा। आपको पता है जब कॉइल पैरेलल होगी तो मैक्सिमम ही होगा। लेकिन आपको घुमाया जाता है, आपको इस तरह कहा जाता है कि व्हेन angle the maximum EMF will be produced when angle between plane area and magnetic field lines will be what। तो अभी आप सोचें ज़रा, मुझे बताएं कि EMF मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल प्लेन एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा। जब एंगल प्लेन एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जीरो होगा तो तब ये वाली पोजीशन होगी, ये वाली। प्लेन एरिया इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरह से हैं। जब ये एंगल दोनों का जीरो हो गया तो इस कंडीशन में ईएमएफ मैक्सिमम होगी। या यूं पूछा जाता है कि व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज व्हाट। ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज 90 डिग्रीज। वो भी यही पोजीशन है। वेक्टर एरिया इस केस में ऊपर की तरफ है, ये वेक्टर एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, जिसको हमने पर्पल एरो से शो किया हुआ है। दोनों के बीच में एंगल 90 है। प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन में ईएमएफ इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये एक तो ये तरीका हो गया कि आपको प्लेन एरिया का एंगल देके पूछा जा सकता है, आपको वेक्टर एरिया का एंगल देके पूछा जा सकता है। तीसरा, आपको इसका रिलेशन दिया जाता है विद पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्वेश्चन आ जाता है कि जी व्हेन द प्लेन एरिया ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट व्हाट विल बी द ईएमएफ, मैक्सिमम और जीरो। अब जरा आप थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग लड़ाएं, वीडियो को पॉज करें, सोचें ये मैंने जो बोला है इसका जवाब क्या है। दोबारा बोलता हूं, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट व्हाट विल बी द ईएमएफ, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या जीरो। अब इस बात को इंटरप्रेट किस तरह से करना है। पोल्स ऑफ द मैग्नेट इस तरह से है, ये मैग्नेट रखा हुआ है, इसका साउथ पोल है, उधर भी इस तरह से मैग्नेट रखा हुआ है, ये उसका नॉर्थ पोल है। तो पोल्स जो हैं इस तरह से वर्टिकल रखे हुए हैं। व्हेन प्लेन एरिया ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेट का पोल इस तरह से रखा हुआ है तो कॉइल भी इस तरह से रखी हुई है। तो ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, ये पहली वाली पोजीशन है जिसमें ईएमएफ जीरो है। ठीक है ना। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं इस कॉइल के, तो उस वक्त ये वाली पोजीशन है एंड ईएमएफ इज जीरो। यही चीज़ वेक्टर एरिया के हवाले से भी पूछी जाती है कि अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हेन विल बी द ईएमएफ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज व्हाट। ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, वेक्टर एरिया और पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में एंगल क्या होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी। तो हमने ये देखा कि अगर पोल ऑफ द मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये साउथ पोल है और इसके आगे कॉइल इस तरह से रखी हुई है, तो इस कंडीशन में इस कॉइल का वेक्टर एरिया किस तरफ है, इस कॉइल का वेक्टर एरिया जो है वो इस तरफ है। ठीक है ना, कॉइल यूँ रखी हुई है और उसका वेक्टर एरिया इस तरफ है, तो उसका वेक्टर एरिया इस मैग्नेट पोल के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन में ईएमएफ ज़ीरो है। हमें चाहिए कि कॉइल को इस तरह से रखें, जो कि ये वाली कंडीशन है जिसमें इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड्स है और प्लेन ऑफ द कॉइल का जो मैग्नेट का पोल है वो इस तरफ है, तो वेक्टर एरिया भी ऊपर की तरफ है और ये पोल के परपेंडिकुलर नहीं है, पोल के पैरेलल है। पोल के ही पैरेलल वेक्टर एरिया रखा हुआ हो, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो उस कंडीशन में ईएमएफ मैक्सिमम होगी। तो आपको ये तीनों तरीक़ों से क्वेश्चन अगर आए तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इतनी इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए हर साइकिल की। तो आप अभी ऐसा करें, आप यही तीनों चीज़ें 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री के फेज़ के ऊपर ड्रॉ करके लिखें कि किस किस कंडीशन में प्लेन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल क्या क्या है, किसमें सब में वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या एंगल है, और इसमें सब में प्लेन एरिया पोल्स ऑफ द मैग्नेट के साथ पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है।
फिर इन सारी कंडीशंस में वेक्टर एरिया इन इस कॉइल का पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक हो गया। आप ये करें, वीडियो को पॉज करके फिर पानी शानी पी के फ्रेश होकर दोबारा आएँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंज इन फ्लक्स एंड चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिफरेंट फेजेस में किस तरह से वेरी करता है और फ्लक्स डिफरेंट फेजेस में किस तरह से वेरी करता है। तो पहले तो हम देखते हैं फ्लक्स किस तरह से वेरी करता है। जब कॉइल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के शुरू में परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही हैं, तो उस वक्त फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। तो उस स्टार्ट हमने अपना कर्व मैक्सिमम से किया, यहाँ से यहाँ तक शुरू ही वहीं से किया। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं किया। ईएमएफ वाला कर्व हमने जीरो से स्टार्ट किया था, तो हमने इसको मैक्सिमम से ही स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती जाती है, यहाँ पर आकर इसका फ्लक्स जीरो हो गया, पैरेलल हो गई है, इसका प्लेन एरिया पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। यहाँ पर आकर क्या हो गया, इसका फ्लक्स जीरो हो गया। तो फ्लक्स यहाँ पर आते आते 90 डिग्री तक जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अब इसके बाद ये फर्दर रोटेट करेगा, रोटेट करते 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 इधर पहुँच जाएगा, दोबारा परपेंडिकुलर हो गया। अब दोबारा परपेंडिकुलर हो गया तो लेकिन अब ये ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हुआ है। पहले ये इस तरह से था, अगर मैं पहले वाला इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करूं इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, वेक्टर एरिया भी इस तरफ है, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं इस तरह से एरो होगा वेक्टर एरिया का। फिर ये कॉइल रोटेट करते करते यहाँ पे आ गई है, फिर ये कॉइल रोटेट करते करते अब इधर आ गई है। ठीक है ना, तो अब वेक्टर एरिया उस तरफ है, 180 डिग्री के एंगल के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है। तो अब इसका फ्लक्स जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा। अब उसके बाद हम इस पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर इसका वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एंटी पैरेलल है। फर्दर रोटेट करेंगे इस पोजीशन में आ जाएगा। एंड नाउ अगेन 270 डिग्री के एंगल के ऊपर दोबारा वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन इस किस्म का है कि फ्लक्स जीरो हो गया। फर्दर 90 डिग्री क्वार्टर साइकिल फर्दर रोटेट करेंगे, हम 360 पर पहुंच जाएंगे। अगेन फ्लक्स पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगा। ये इसका एक साइकिल हो गया। मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, लोअर मैक्सिमम पर पहुंचा, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम पर आ गया। इस किस्म के कर्व को हम कहते हैं कोसाइन कर्व। ठीक है, ऐसा कर्व जो इस तरह का हो लेकिन स्टार्ट जो है वो मैक्सिमम से हो रहा हो। ये जो ईएमएफ का कर्व है ये भी उसी तरह का ही है, वेव ही बनी हुई है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से। ये वाला जो कर्व है दिस इज कॉल्ड साइन कर्व। साइन कर्व की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो स्टार्ट होता है जीरो से, जबकि कोसाइन कर्व जो है मैक्सिमम वाली पोजीशन से स्टार्ट होगा। अब इन दोनों में फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है? इन दोनों में फ़र्क करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी साइन कर्व या कोसाइन कर्व में इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब इसमें ईएमएफ बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू पीक ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये पीक ईएमएफ क्या है? ये वाली पीक ईएमएफ है। ये ईएमएफ मुझे पता हो और मुझे पता हो कि मैं इसमें से कौन सी पोजीशन पर किस एंगल के ऊपर जाकर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और यहाँ पर जो एंगल है वो है 60 डिग्रीज का, तो मैं वो एंगल इधर पुट करूँगा, पीक ईएमएफ मुझे पता होगी और मुझे इस पॉइंट की एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पता चल जाएगी। ठीक हो गया। इसको खोल कर जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पीक ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा की जगह आपने ओमेगा टी लिख दिया। तो अब आपको वो टाइम इंस्टेंट पता होना चाहिए जिस टाइम इंस्टेंट पर, फॉर एग्जांपल 0.1 सेकंड के बाद, 0.5 सेकंड के बाद क्या ईएमएफ होगी, वो टाइम इंस्टेंट यहाँ पर पुट कर देंगे। साथ आपको ओमेगा पता होना चाहिए जो कि एंगुलर वेलोसिटी है इस कॉइल के रोटेशन की। ये कॉइल किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है वो आपने यहाँ पर लिखना होगा रेडियन पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में, और पीक ईएमएफ आपको पता होगी एंड यू कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये हर साइन कर्व के लिए एग्जैक्ट यही फार्मूला होता है। कोई भी साइन कर्व हो, एसी जनरेटर का भी साइन कर्व होता है, एसी का अल्टरनेटिंग करंट का, या वेव्स का साइन कर्व होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑसिलेशंस इन वेव में। जब भी साइन कर्व आपने देखना है, साइन कर्व में इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा के बराबर ही होती है, हमेशा ये रूल है। अब फ्लक्स वाला जो कर्व है ये कोसाइन कर्व है, इसमें भी इसी किस्म का एक रूल होता है लेकिन ये डिफरेंट होता है। इसमें अगर आपको किसी इंस्टेंट पर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स, जो कि ये मैक्सिमम फ्लक्स है, स्टार्ट ही मैक्सिमम से हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये कोसाइन कर्व का ये रूल है।
कि आपको पीक फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा कॉस थीटा से, तो आप किसी भी पॉइंट पर अलोंग द कर्व इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये फ्लक्स है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू फ्लक्स की, ये डिस्प्लेसमेंट होती है, कोई और फोर्स होती है, फोर्स अगर इस तरह कोसाइन के हिसाब से वेरी कर रही होती तो किसी भी पॉइंट पर मैं इंस्टेंटेनियस फोर्स इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकता था, पीक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फ्लक्स है तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिख देंगे। अब आपको टाइम इंस्टेंट पता होना चाहिए और इस कॉइल की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए और पीक वाला फ्लक्स पता होना चाहिए, तो आप इंस्टेंटेनियस फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने फ्लक्स की वेरिएशन देख ली, हमने ईएमएफ की वेरिएशन देख ली, साइन कर्व है ये, कोसाइन कर्व है ये देख लिया, दोनों में फार्मूला क्या लगता है ये भी देख लिया। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आप हमें ये बताएं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे वेरी करेगा जब कॉइल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इसके आगे इस तरह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है, इस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से गुजर रही हैं, हम कहते हैं फ्लक्स मैक्सिमम है। ठीक है, समझ में आ गई सर। अब जब मैं इस कॉइल को रोटेट करूंगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बहुत ही कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डिफाइंड एज कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करती है या मूव करती है तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पर सेकंड कट करती है। ठीक है, अगर कॉइल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, अब जब ये रोटेट करेगी ना, फॉर एग्जांपल 4 लाइनें जब ये रोटेट करेगी तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पर सेकंड कट करेगी। तो इस वाली कंडीशन में, पैरेलल वाली कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होता है, जबकि अगर ये परपेंडिकुलर हो और इसके इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, अब जब ये बिल्कुल इस इंस्टेंट के ऊपर, बहुत मिली सेकंड के लिए वो इंस्टेंट रहेगा, फिर तो कॉइल आगे मूव कर जाएगी, बिल्कुल इस इंस्टेंट के ऊपर जब ये रोटेट करेगी तो पर सेकंड ये 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है। जैसे जैसे ये मूव रोटेट करती जाती है तो ये ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर सेकंड कट करना स्टार्ट करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ता जाता है। इस पॉइंट पर आकर ये पर सेकंड बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत होता है, मैक्सिमम होता है। फिर आगे रोटेट करती जाएगी तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोबारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0 ऑल्दो फ्लक्स इज मैक्सिमम बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0। ठीक है ना, इसकी वजह हमने अभी देखी है। अब ये इस तरह से फिर 0 से स्टार्ट हुआ है और आगे ऐसा ऐसा जाता जाएगा मैक्सिमम पर, 0 पर, नेगेटिव मैक्सिमम पर, फिर 0 के ऊपर, तो ये मेरे पास एक साइन कर्व बन गया है। यहाँ पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने साबित कर दिया है, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहता था कि ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ रहे हैं ना बात को, तो ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का भी साइन कर्व इसलिए बना है, इसलिए ईएमएफ का भी साइन कर्व बना है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो आप यहाँ पर साइन कर्व वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम, जो कि इस पीक के ऊपर है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का कर्व देख लिया, हमने फ्लक्स का कर्व देख लिया, हमने ईएमएफ का कर्व देख लिया, रेलेवेंट फार्मूलाज पढ़ लिए, हमने ये भी देख लिया कि डिफरेंट फेजेस के ऊपर क्या क्या पोजीशन होती है। ये हमने 3 पॉइंट्स देखे ताकि आपको क्वेश्चन में वर्ड्स को देख के इमेजिन करने में आसानी हो, आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके अपने दिमाग में ये डायग्राम बना लें, क्योंकि 3D इमेज आपको नहीं दिया होगा। तो ये हमने पूरा का पूरा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ लिया, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पढ़ लिया। अब हम आते हैं इसके जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के ऊपर। अगेन इसके फॉर्मूलाज की डेरिवेशन आपके लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं आपके लिए वो आपको जानने ज़रूरी हैं। उनमें से एक पॉइंट ये है, एक ही पॉइंट है बल्कि, कि ये वाला लिम इसका और ये वाला लिम ए बी और सी डी, ये जो 2 लिम्स हैं इनके अंदर मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर भी मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर भी मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जबकि ये वाले 2 लिम्स जो हैं इनके अंदर मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं प्रोड्यूस होती? तो आपको याद होगा हमने जब मोशनल ईएमएफ पढ़ी थी, हमने कहा था कभी कभार ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि आप ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चार्जेस हैं उसके ऊपर फोर्स इस किस्म की लग रही होती है कि वो चार्जेस उस रॉड के एक एंड पर या दूसरे एंड पर एक्यूमुलेट नहीं होते।
कि हाई पोटेंशियल इधर बन जाए, इधर लो पोटेंशियल बन जाए और दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह हमने उस लेक्चर में देखी थी। तो ये जो दो लिम्स हैं, ये दो लिम्स इस वजह से मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करते। इनके ऊपर भी वही कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है ड्यू टू दैट कॉन्सेप्ट। मैं उसकी दोबारा डिटेल में नहीं जाता बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैंने इसी वजह से पढ़ाया था कि वो आप यहाँ पर यूज़ करें। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि दीज टू लिम्स डोंट जनरेट एनी ईएमएफ अक्रॉस देयर एंड्स, व्हाइल दीज टू लिम्स जो ग्रीन वाले हैं दे डू जनरेट ईएमएफ अक्रॉस देयर एंड्स। ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में यूं तो डायग्राम अगर नहीं भी दी हुई तो कैसे बोलेंगे वो आपको बोलेंगे कि वो वाले लिम्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं उनमें ईएमएफ जनरेट होती है, जबकि वो वाले लिम्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखे हुए हैं उनमें ईएमएफ जनरेट नहीं होती। वर्ड्स में इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा और आपने वो पढ़ के एमसीक्यूज में फिर समझ जाना है। ठीक हो गया। एक तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट हो गया। अब इसके फार्मूलाज, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू पीक ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, या इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू पीक ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, साइन कर्व से ही डिराइव होता है। अगेन जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है दिस इज गिवन बाय एन ओमेगा ए बी। ठीक है, तो इस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की जगह एन ओमेगा ए बी पुट कर दूंगा तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। तो ये वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, और ये हमने पढ़ ली बात। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। सिर्फ मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? एन ओमेगा ए बी। अगर आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये फार्मूला है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। थीटा की जगह ओमेगा टी डाल सकते हैं। इसी तरह से करंट का भी है। अगर आपको ईएमएफ पता है तो ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर हो जाए तो I इज इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा ना। वो V की जगह हमने ईएमएफ डाला है। तो आपने क्या करना है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। हम इसको शॉर्टकट में पढ़ते थे नवाब साइन थीटा, कि पीक ईएमएफ नवाब है और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नवाब साइन थीटा है। तो इस तरह से आपको शायद याद रह जाए। सो नवाब साइन थीटा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड नवाब साइन थीटा की जगह आप फिर लिख सकते हैं मैक्सिमम ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सो मैक्सिमम ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुला लिखूँ तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब ये जो मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम करंट। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस करंट बराबर था इंस्टेंटेनियस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के, तो मैक्सिमम करंट बराबर होगा मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की जगह मैं मैक्सिमम करंट लिख देता हूँ। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। ये यहाँ पर आपने इस फार्मूले को देख लेना, ये एग्जैक्टली वैसा ही फार्मूला जैसा कि ईएमएफ का है। सो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ साइन थीटा, इंस्टेंटेनियस करंट आल्सो इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट साइन थीटा। ये फार्मूलाज आगे कैसे यूज होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के एसी जनरेटर के। पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, देखें होता है, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कॉइल है जो रोटेट कर रही है और उसकी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय दिस फार्मूला। आपने बताना है कि एट व्हाट टाइम द वोल्टेज वुड रीच द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, इस तरह का फार्मूला होता है। तो वोल्टेज जीरो से यहाँ पर पहली मरतबा मैक्सिमम पर पहुंचती है, फिर उसके बाद जीरो पर पहुंचती है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पर, फिर यहाँ पर। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द वोल्टेज रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, और इस पॉइंट पर E इंस्टेंटेनियस इज गिवन बाय एन ओमेगा ए बी साइन 90 डिग्रीज। राइट, यहाँ पे एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है ना, फेज ऑफ रोटेशन का। तो इस पॉइंट पर फिर मैक्सिमम ईएमएफ हमारे पास आ जाती है एन ओमेगा ए बी, क्योंकि साइन 91 होता है। यानी कि जब ये साइन थीटा वाली टर्म 1 के बराबर हो जाती है तो तब मैक्सिमम ईएमएफ हमारे पास अटेन हो जाती है। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है दैट इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू 50 साइन 100t। ठीक है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट भी लगा देनी है, ये ब्रैकेट लगानी जरूरी है। ये 50 जो होगा ये मैक्सिमम ईएमएफ होगा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ
साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंस्टेंटेनियस के बदले में इंस्टेंटेनियस है, साइन ओमेगा टी के बदले में साइन 100t है, ई नॉट के बदले में 50 है, तो ये 50 जो है ये ई नॉट है। तो ये कंपैरिजन के थ्रू भी हम इक्वेशंस को कभी कभार सॉल्व कर लिया करते हैं। ठीक हो गया। और एक और बात जो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर ओमेगा टी को हमेशा आपने ब्रैकेट में लिखना है। साइन ओमेगा टी इज नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है ना। और इसी वजह से बच्चे गलती करते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, आता हुआ एमसीक्यू आप गलत कर देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं लगाई होती। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको ओमेगा की वैल्यू दे दी जाती है, टी की वैल्यू दे दी जाती है कि ओमेगा 2 है, टी 3 है, तो आप क्या करेंगे, साइन अंदर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और साइन 6 हो जाएगा ना ये। अब इसका जवाब कुछ और आएगा। अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह सॉल्व करें तो आप लिखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आप पहले साइन 2 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसका जवाब कुछ और आएगा। ये दोनों बराबर जवाब नहीं आएंगे, ये करके भी देखिएगा कैलकुलेटर के ऊपर। तो चूंकि आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, आंसर गलत आ जाता है। फॉर्मूला भी पता है, डेटा भी पता है, आता भी है, सॉल्व भी हो रहा है, लेकिन जवाब गलत आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, अभी हमने बात की कि ये साइन थीटा वाली जो टर्म है या साइन ओमेगा टी वाली जो टर्म है, दिस शुड बी इक्वल टू 1, तब जाके ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पी की ईएमएफ के बराबर होगी, तब जाके हम पी की ईएमएफ को हिट करेंगे। ठीक है, तो अब इसी चीज़ से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये साइन 100t शुड बी इक्वल टू 1 इफ वी वांट द ईएमएफ टू बी मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब इसको रीअरेंज करें, साइन को उधर लेकर जाएं, 100t विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1। 1 का साइन इनवर्स का मतलब क्या है, ये भी बगैर कैलकुलेटर के हो जाता है। जब मैं साइन 90 लेता हूँ तो मैं कहता हूँ इसका जवाब आया है 1। अगर मैं 1 का साइन इनवर्स लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअल में मैंने किस एंगल का साइन लिया था कि 1 आया था। तो किस एंगल का साइन लिया था, 90 डिग्री का। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 विल बी 90 डिग्रीज बेसिकली। लेकिन हम जब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा एंगल को रेडियंस में लेना है, वरना जवाब डिफरेंट आएगा, गलत आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, रेडियंस में कहेंगे तो पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पर पाई बाय 2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 100t लिख दिया। इसको रीअरेंज करें, इस 100 को इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 200, पाई बाय 200 सेकेंड्स के बाद जाकर वो टाइम आएगा कि जब ये कॉइल अपनी मैक्सिमम ईएमएफ को हिट करेगी। ठीक है ना। अगर यहाँ पर 0 सेकेंड है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम ईएमएफ तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लग जाएगा, पाई बाय 200 सेकेंड्स। ये हमने एग्जैक्ट वो टाइम इंस्टेंट निकाल लिया कि जिस टाइम इंस्टेंट के ऊपर ये कॉइल अपनी मैक्सिमम ईएमएफ को पहली बार हिट करेगी आफ्टर जब आपने उसकी रोटेशन स्टार्ट की है। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होना था। अब आगे आते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन एज फुला फुला फुला, हाउ मेनी टाइम्स डज द कॉइल रोटेट इन 1 सेकेंड। तो ये बात आपसे क्या पूछी हुई है, बेसिकली आपसे ये फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड रोटेशन में, हर्ट्ज में। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू 100 साइन 628t, ब्रैकेट लगा दी। फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस को इंस्टेंटेनियस से कंपेयर करें, मैक्सिमम ईएमएफ विल बी 100 वोल्ट्स, साइन 628t इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख देनी है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 628t। इससे ये कैंसिल कर दें, t से t कैंसिल कर दें, एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओमेगा इज इक्वल टू 628। नाउ वी हैव लर्नड दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय f। ये फार्मूला हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 628। इसको रीअरेंज करें तो f विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 628। अब पाई जो होता है वो 3.14 होता है, 2 पाई जो होता है वो 6.28 होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई बहुत कम यूज होता है, 4 पाई तक आपको, 4 पाई तक पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो 4 पाई अगर ठीक है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है, तो अपनी 4 पाई सलामत रखें। यहाँ तक आपको ये भी थोड़ी सी रट्टे मारने पड़ेंगे, ऐसा ऐसा सॉल्व करके आ भी जाता है, लेकिन एक मरतबा पहली मरतबा हल्का सा रट्टा मार भी लें। सो 2 पाई इज इक्वल टू 6.28 divided by 628, it is equal to
6.28। अब डिनोमिनेटर में मैं 628 को अगर मैं 6.28 लिखना चाहूँ तो आगे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, क्योंकि मैंने पॉइंट यहाँ पर था, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे मूव किया, आगे 10 प्लेस पावर 2 लिखना पड़ेगा। अब मैं 6.28 को 6.28 से कैंसल आउट कर सकता हूँ। नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/10⁻², क्या होता है 100, इतने हर्ट्ज यानी कि 0.01 हर्ट्ज। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉइल। आगे चलते हैं, अब वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें। ये तो बहुत ही बेसिक सा फैराडेज लॉ का बेसिकली क्वेश्चन है। चूंकि एसी जनरेटर का प्रिंसिपल फैराडेज लॉ है तो मैंने ये क्वेश्चन भी दे दिया। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि जी एक कॉइल है, स्क्वायर शेप्ड कॉइल, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, 500 टर्न्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला पर सेकंड है, ईएमएफ इंड्यूस फाइंड आउट करनी है। तो क्या है हमारे पास फार्मूला, N डेल्टा बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। N क्या है आपके पास 500, एरिया क्या है आपके पास, फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर क्या आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड का ही स्क्वायर ले लें तो आपके पास एरिया आ जाता है। 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना होता है 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये हमने मीटर स्क्वायर में एरिया लिख दिया है इसका, यानी कि आपने बेसिकली क्या कर दिया है SI यूनिट में लिख दिया है। अब आप कहेंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा सर, मैं रट्टा मारूं क्या? नहीं, रट्टा नहीं मारना आपने, बेसिक सी बात है कि 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर जब आपने किया है, अब एक्सा पेटा टेरा गैगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ये तो आपको सारे के सारे याद है ना। तो सेंटी का आपको पता होगा 10⁻⁻² होता है। सो 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻²। इस वाले 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। तो इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है, कुछ चेंज तो नहीं किया, सेम बात है। इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें 100, इसको और इसको ऐड कर दें तो 10⁻⁻² है, वो भी 10⁻⁻² है, 10⁻⁴ हो जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कॉमन सेंस है, इसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमने मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अब ये बाकी बच गया डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको बता दी गई है 1 टेस्ला पर सेकंड। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में आगे कुछ ही नहीं है, ठीक है। अब आगे हमने इसको सॉल्व करना है। 500 को मैं लिख सकता हूं 5 ज़रब 10 की ताकत 2, 100 को भी मैं लिख सकता हूं 1 ज़रब 10 की ताकत 2, आगे 10⁻⁻⁴ वैसा का वैसा। मैंने इसको यूं लिख दिया, इसको यूं लिख दिया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, ये 10⁻² और 10⁻² ऐड होकर 10⁻⁴ हो जाएंगे, ये 10⁻⁻⁴ वैसा का वैसा, 10⁻⁴ 10⁻⁻⁴ कैंसल, EMF विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट्स। तो 5 वोल्ट की EMF जनरेट होगी इस केस में, ठीक है। और अब अगर आप मुझे ये बता सकें कि ये EMF इंस्टेंटेनियस होगी कि पीक होगी तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। ये अब आपने सोचना है, ये बड़ा ही लतीफ़ सा पॉइंट है। ये पिछली मरतबा आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था, और आप अब स्टूडेंट्स भी हमें काफ़ी सिखा जाते हैं, तो इस मरतबा मैं वो बहुत खुद पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट, तो पता नहीं है कि एग्जैक्ट आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है। तो यू नीड टू आस्क कि हमें ये फ़लाँ चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आए वो बार बार पढ़ा के पता लग गया है कि यही सवाल सोचेंगे आप, इस तरह से सोचेंगे, तो वो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये पिछली मरतबा मुझसे किसी ने पूछा तो मुझे पता चला, किसी ने पूछा सर जी ये अब इंस्टेंटेनियस EMF है कि मैक्सिमम EMF है, तो ये अब आपने सोचना है, मुझे बताना है, डिस्कस करना है ज़रा डिस्कशन ग्रुप में भी, ताकि पता चले कि किस किस को ये पॉइंट समझ में आया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। AC जनरेटर ऑपरेटिंग एट 90 हर्ट्ज। अब ये क्या आपको है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए गए हैं, एरिया दे दिया गया है, पीक EMF एप्सिलॉन नॉट दे दी गई है। आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B मालूम करनी है। हमारे पास फार्मूला है, क्या है हमारे पास फार्मूला कि पीक EMF इज इक्वल टू नवाब, ठीक है। पीक EMF क्या है हमारे पास 240 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, ओमेगा हमें नहीं दिया गया है, ये F है, ओमेगा नहीं है, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी कभार बोल देते हैं ना ओमेगा को, तो फिर बंदे को लगता है शायद हर्ट्स में होगी, नहीं, एंगुलर जो है ये ओमेगा जो है ये रेडियन पर सेकंड में होगी। सो पहले आपने वो फाइंड करनी पड़ेगी आपको। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय F,
सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 90। सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 45। तो मैं यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाय 45 लिख रहा हूँ। एरिया क्या है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 120 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ है। और आपने जो है बी वो कैलकुलेट करना है, ये बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको रीअरेंज करते हैं, कैसे बन जाएगा ये कि b विल बी इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। ठीक है, ये हो गया इसका काम। अब इसको हमने करना है, इसकी तलवारबाजी करनी है इसके साथ। 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स 240, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल्स 100। हमारे पास अब बाकी क्या बच गया, 45 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। 5 9 45, 5 10 50। तो क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, या 9 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। ठीक है, ये -4 और एक 1 प्लस का 1 -3 हो गया, या 9 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इतने टेस्ला, बस इसके आगे आपने डेसिमल में जाना ही नहीं है। ठीक है ना, आपको ऑप्शन में पाई की फॉर्म में ही दिया होगा, जिस तरह इससे पहले पाई बाय 200 सेकेंड हमने पाई की ही फॉर्म में देखा। इतने टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है तो बाकी सारी चीज़ें ऐसी होंगी। ठीक है, ये कौन सा आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आपने करने हैं ये पास पेपर के एनालिसिस। तो इन एन एसी जनरेटर ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन द फैक्टर साइन थीटा या साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने पीछे एक एमसीक्यू भी किया है। द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज Faraday's law of electromagnetic induction. The EMF produced by an AC generator is maximum when the plane of the coil and magnetic field are parallel to each other. Plane of the coil and magnetic field are parallel to each other. इस तरह रखा होगा, ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड गुजर जाएंगी। इस केस में फ्लक्स 0 होगा, इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इस केस में EMF इंड्यूस्ड भी मैक्सिमम होगी। The instantaneous EMF is written as what? Instantaneous EMF is written by epsilon instantaneous E naught sin थीटा या sin ओमेगा टी, या अगर आपको नवाब sin थीटा की फॉर्म में दिया हो, डिपेंड्स। ठीक हो गया। तो आपने इन पास पेपर को सॉल्व करने के लिए और इससे पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको सॉल्व करने के काबिल होने के लिए इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आपको पता हो कि फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और ईएमएफ हर डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ साइकिल के ऊपर कैसे कैसे वेरी करती है, वो मैं आपको पहले बताया है, उसको प्रैक्टिस करनी है। आपने इस फार्मूले का अब्बू बन जाना है। ये फार्मूला आपको मास्टर होना चाहिए, इसमें कोई आपकी दो राह ही ना हो। और आपने एसी जनरेटर का प्रिंसिपल याद करना है, Faraday's लॉ। बस ये आखिरी पॉइंट पे कोई काम, उन दोनों पर आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एसी जनरेटर। आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो पॉइंट्स हैं वो आप इसके बाद क्विज में भी आपने कंप्लीट करने हैं अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।